अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं। मेरी आदत नहीं है कि सोशल मीडिया पे अपनी बीमारी की, अपने इलाज की खबरें, अपने ज़ाती मामलात को लिखूं या शाया करूं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ब्लड प्रेशर की सिरिंज लगी होती है, जी मेरे लिए दुआ करें। हुआ ये कि मैंने चूँकि वादा किया था कि 4 दिन आऊँगा, तो उस दिन भी वादा था, तो मैं ना नींद होने की वजह से, कम ख्वाबी की वजह से बहुत थकावट सी, 3-4 दिन से सही सोया नहीं था। तो मेरी नींद तो 5 घंटे की है, लेकिन एक एक 2-2 घंटा सोया 2-3 दिन, तो उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैंने उसी मूड में लिख दिया तबीयत ख़राब है। तो उसके बाद मैं रिग्रेट करता रहा कि मुझे लिखना चाहिए था कि मैं आ नहीं सकता, मैं मसरूफ़ हूँ। हालांकि पिछले साल मेरी जो टेस्ट हुए तो मेरा कोई महीने में 10 किलो के करीब वज़न कम हुआ, हर रोज़ 200-300 ग्राम। तो बहुत तबीयत ख़राब थी पिछले साल 3 महीने, यानी कि फरवरी से लेके, असल में शुरू तो जनवरी से हुई थी, तो मैंने शेयर नहीं की कभी, क्योंकि ये बड़े ज़ाती मामलात हैं। हमने इसको भी ख़बर बना के रख दिया है अपनी बीमारी को। तो मैं इसके लिए माजरत खाऊँ कि मैंने लिखा, लेकिन दोस्तों ने जैसे मोहब्बत का इजहार किया, उसके लिए मैं बड़ा ममनून हूँ। ये जो सिंपथीज़ लेने का कल्चर है ना, ये हमारी सोसाइटी में बहुत है। अपनी खाम खा की सिंपथीज़, अपनी बीमारी की, अपनी महरूमियों की, अपनी मजबूरियों की, ये कमज़ोर समाज की निशानी होता है, या कमज़ोर शख्स की। ये मैं अर्ल ग्रे चाय पीता हूँ शाम को, दूसरी चाय के बाद, अपनी जो ब्रिटिश चाय है दूध वाली। यहाँ भी मैंने नाम नहाद वो सियासी तजिया नगारी नहीं की सोशल मीडिया पे, क्योंकि पूरा मुल्क डॉक्टर भी है माशाल्लाह, तजिया नगार भी है, आलम दीन भी है, और पेशीन गोइयाँ भी करता है। गैब का इल्म तो सारा मुल्क जानता है हमारा, तो मौजूद का इल्म तो हमें कम कम पता है, लेकिन गैब के इल्म का सारा पता है। तो मैंने ये हल्की फुल्की गुफ्तगू और यादें, और बड़ी कीमती यादें जो मेरी किताबों का हिस्सा है असल में, तो उसको मैंने कहा कि चलो इसलिए शेयर करें कि इससे कुछ तजर्बा मिलता है दूसरों को भी। मैं खुद लोगों के तजर्बे को सुनने पढ़ने पर बड़ा यकीन रखता हूँ। तो इंटरनेट का मैं पुराना यूज़र हूँ, मैंने आगे भी कहा था। तो दोस्तों से दरख्वास्त है कि रात 12 बजे मुझे ना रब्ता किया करें, बल्कि दिन को भी ना किया करें ये मैसेंजर पे। अगर लोगों को मैं जवाब देने लग जाऊँ यहाँ सोशल मीडिया पे, तो मेरा तो एक ही काम है ना, तो फिर मैं तो कोई काम नहीं कर सकता। तो ये असल में हुआ क्या है कि सोशल मीडिया जब से आया है, ये दो तरफा ट्रैफिक हो गई है। अगर आप कॉलम लिखते थे पहले, तो आपकी राय छपती थी, और आपकी जो बात थी उसके लिए एडिटर के नाम डाक होती थी, लेकिन वो भी पूरी एडिटोरियल प्रोसेस से होकर गुजरती थी। अब ना इधर एडिटर्स हैं ना उधर एडिटर्स हैं, और हमने कमेंट्स को पूरी दानश्वरी भी समझ लिया है। तो कई लोग ऐसे करते हैं कि रात 2 बजे रब्ता कर रहे हैं, कई नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरी ऐसे दोस्तों से दरख्वास्त है, दोस्तों से मुराद जिनको मैं मिला नहीं, जो मेरे मेहरबान हैं, कि ऐसे जवाब नहीं दिया जा सकता। मैंने इसलिए कहा कि मैं इंटरनेट का 1995 से यूज़र हूँ, और टेलीफोन मेरी पैदाइश के वक्त हमारे घर में था, सरगोदा में 23 ब्लॉक में हम रहते थे। और मोबाइल फ़ोन मैंने 1994 में लिया। और ये मैं चूँकि साइंटिफिक सियासी फ़िक्र रखने वाला आदमी हूँ, तो मैं अक्सर कहता हूँ मैं साइंटिफिक इन्वेंशंस पे भी यकीन रखता हूँ, इनके इस्तेमाल पर। और इनको अब इस्तेमाल करना चाहिए हमें अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, अपनी इल्म व फ़िक्र की तरक्की के लिए। मतलब मैंने इंटरनेट को 25 सालों में अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बड़ा इस्तेमाल किया, कम्युनिकेशन के लिए भी किया। मुझे याद है जब मैंने इंटरनेट लिया तो ब्रेन का कनेक्शन था, और लाहौर में पुलिस खड़ी होती थी निज़ाम ब्लॉक में उनके ऑफिस के बाहर, जब वो लोग यहाँ कनेक्शन लेते थे। तो मैं पहली दफ़ा मैंने एक ये जिसको ई ग्रुप कहते हैं, हॉटमेल पहली दुनिया के इंटरनेट पे ईमेल थी जो पूरी दुनिया से खुल सकती थी, और पूरी दुनिया में अकाउंट इसका बन सकता था, पहला ईमेल अकाउंट था। तो ये 97 में जॉर्डन में हमारी एक यूनाइटेड नेशन लीडरशिप ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 6 हफ्ते की, जिसका मैंने एक वाक़या भी सुनाया था। तो उधर एक हमारे शायद कैनेडियन दोस्त ने बनाया था हॉटमेल ग्रुप, इंटरनेशनल लीडरशिप एकेडमी के नाम से, यूनाइटेड नेशंस के। तो मैं इन प्रोसेस से गुजरा हूँ। मैं कोई आईटी का आदमी नहीं हूँ। मेरा काम लिखना पढ़ना है और एक्टिविज्म, इनको इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एक ड्राइवर
तो नहीं हूँ, लेकिन मैं गाड़ी तो चलाता हूँ। एक ड्राइवर जो प्रोफेशनल होता है, जो जहाज़ चलाता है, पायलट जो गाड़ी चलाता है, जो बस चलाता है, जो ट्रेन चलाता है, उसमें और एक आम कार के यूज़र में फ़र्क होता है। तो हमें सोशल मीडिया के कुछ एथिक्स का चूँकि पता ही नहीं है और ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं। मैं आज आपके सामने एक चीज़ शेयर करूँगा। जैसे मैंने बताया था कि पूरे मुल्क में एक खरबूजे वाले को पूरे मुल्क के कौमी अखबारों ने लिख दिया जी अर्दोआन के अब्बा जी जो से हैं वो खरबूजे बेचते हैं। 2 साल पहले मैंने देखी कि अर्दोआन साहब के अब्बा जी जो हैं वो खरादिए हैं। ये जो कहानियाँ बनाकर पेश करना है ना, ये नसीम हिजाजी स्टाइल की कहानियाँ, ये खामखा का लोगों को एक्सप्लॉयटेशन है, इंटेलेक्चुअल लोगों की अक्ल का इस्तेहसाल है। इसी तरह अभी कल हमारे एक दोस्त ने शेयर किया था, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जी ये हज़रत खदीजा की सिलाई मशीन है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सिलाई मशीन इस्तेमाल करती थी। इसको सारे शेयर करें और अल्लाह ताला का नाम लेके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाबा सिलाई मशीन का बेजहाद हुई। मतलब ये एक हम मज़हब को एक्सप्लॉइट करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं और सोशल मीडिया पे इसका बड़ा इस्तेहसाल है। ऐसी बड़ी बातें हैं। मैंने एक खुद देखी ऐसी वीडियो, एक खान साहब की स्वात के ऊपर किसी कच्चे मकान पर चढ़े हुए थे जो कुछ 50-60 साल पुराना मकान था। ये किला खैबर है जी, सुभान अल्लाह, और लाखों लोग देख रहे हैं भी। खैबर के किले की तारीख का जिसको नहीं पता वो इस्लाम की रूह से क्या वाकिफ होगा, जिसको हज़रत अली ने फतह किया था। वो स्वात में कोई कच्ची मट्टी का मकान है, उस पर खान साहब चढ़े हुए मोबाइल पे और वो कमरे में चीज़ें पड़ी हुई हैं कोई बकरे की। भैया सोशल मीडिया को हमने समझ लिया कि हम दानश्वर हो गए हैं, तो इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है फॉर योर इंटेलेक्ट। अगर आपके पास इंटेलेक्ट होगा तो इंटेलेक्ट शेयर करेंगे, अगर आपके पास जहालत होगी तो जहालत शेयर करेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि पाकिस्तान में 16 करोड़ के पास स्मार्टफोन है, दुनिया का बड़ा मुल्क है जहाँ पर मोबाइल फ़ोन है, और हिंदुस्तान में उतने टॉयलेट नहीं है जितने स्मार्टफोन हैं। तो हम जो पसमानदा समाज हैं वहाँ जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो, ये मैं जुमला बोलने लगा अपने तजर्बे की बुनियाद पर, पसमानदा समाज में जब जदीद टेक्नोलॉजी ख़रीदी हुई आती है तो वो मज़ीद पसमानदा कर जाती है, यानी कि वो इन्हेंस करती है पसमानदगी और जहालत को। जैसे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जब पीटीवी के बाद लोगों ने समझा जी कमाल हो गया, अब तो जनाब जमहूरियत आएगी, अदारे अवामी मजबूत होंगे। जो वहाँ पर खरबूजे बिकते हैं 8 बजे के बाद पूरी दुनिया ये समझती है कि नॉलेज वहाँ बखेरा जाता है। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में अक्सर बुलाया जाता था मैथ्स काम में, तो वहाँ बड़े बड़े एंकर होते थे, तो मेरे से सवाल होता था जी आप किसको देखते हैं शाम को। मैं कहा जी डेविड फ्रॉस्ट को देखता हूँ, तिम सेबेस्टियन को देखता हूँ। वो कौन है? मैं जी रॉबर्ट फिश को देखता हूँ। नहीं पाकिस्तानी एंकर बताएं, मेरे से पूछ रहे हैं। फिर मैंने ये भी कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि रात के 8 से 10 और 11 बजे तक पाकिस्तान टेलीविज़न के टॉक शो हमारे इंटेलेक्ट, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे, ये तो हमारी जहालत है, ये हमारा धोखा है। तो हम लोगों ने आजकल कोरोना पर, मैंने एक नौजवान की बड़ा अच्छा देखा क्लिप, उसने अपनी फेसबुक पे डाला हुआ था कि आजकल वो एंकर जो पहले न्यूज़ कास्टर थे, ऊंची ऊंची आवाज़ में एक साहब बिल्कुल फौजी अंदाज में खबरें पढ़ते थे, आजकल वो पाकिस्तान के बड़े एंकर हैं। और एक एंकर हैं जो तेज तेज बदामी साहब तेज तेज बोलते हैं। मैं हैरान हूँ, ये हमारे दानश्वर हैं। और एक की तो अभी राज खुला, जो भी उनकी वीडियो हुई, वो मैथमेटिक्स में कहते हैं ये नलायक हैं, चूंकि ये सारे बेसिकली लिखे हुए स्क्रिप्ट के प्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाले लोग हैं। प्रॉम्प्टर पर न्यूज़ कास्टर भी इनके जो से हैं वो ऊंची आवाज़ में बोल के ये समझते हैं कि हमने आवाज़ ऊंची करके बड़ी खबर दे दी। कभी आप दुनिया का जदीद, दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाएं, आपको यूट्यूब पे नज़र आएगा, मुश्किल काम नहीं है। तो आप देखें कि बड़ी खबर भी कितनी तसल्ली से दी जाती है। मेरे पास बड़ी बातें हैं आज जो शेयर करनी है, और मैं रेगुलर ऐसे 4 दिन नहीं आया करूंगा, बस अनाउंस किया करूंगा सुबह, और कोशिश करूंगा हफ्ते में 1 दिन, बहुत हुआ तो 2 दिन। चूंकि मेरे काम बड़े हैं लिखने के, जो पेंडिंग थे तो मैंने लॉकडाउन में करने हैं। तो आजकल तो हमारे, मैंने जैसे कहा, कोरोना एक्सपर्ट हैं सारे एंकर एंकरियाँ, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है हमारे पास। और फिर हम पता नहीं तवाहम परस्त समाज हैं, मजहबी तौर पर नहीं, सियासी तौर पर भी, इधर भी मैं आऊँगा।
जो तवाहम परस्ती है वो हमारे, जिसको शिर्क भी कहा जाता है, ये शिर्क हमारे मजहबी हवाले से भी हम करते हैं और समाजी और सियासी हवाले से भी। ये शिर्क है ना, जो हम लीडरों को देवता और मसीहा बना लेते हैं। मसलन मैं उन लोगों में से हूं जिसने पाकिस्तान में लॉकडाउन को सपोर्ट डिमांड किया, सपोर्ट नहीं किया, डिमांड की। अच्छा, उस वक्त वो लोग जो इमरान खान के सपोर्टर, सो कॉल्ड एनालिस्ट थे, वो इसकी मुखालफत कर रहे थे। जब इमरान खान साहब ने लॉकडाउन कर दिया, वो उसके सपोर्टर हैं। यानी कि हम धड़ों में बटे हुए हैं, हमारी राय नहीं है अपनी कोई। और मैंने तो अक्सर दोस्तों को कहा, पीपल्स पार्टी वाले भी सुन लें, PMLN वाले भी सुन लें, PTI वाले भी सुन लें, और दूसरी जमात, मेरा जमातों जमूतों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उनका मुस्तफीद होने वाला दानश्वर या एंकर या एनालिस्ट हूं। मैं एक अवामी आदमी हूं, मेरा आवाम से ताल्लुक है। मैंने जब सियासत की थी तो स्ट्रगल की पॉलिटिक्स की थी, जब सियासत करना मजाक नहीं था। लिहाजा आप अपनी खुंडी तलवार देके मेरे हाथ में पकड़ा कर, अपनी फिक्र की एक खुंडी सी तलवार देके आप अपनी जंग मेरे हवाले से नहीं लड़ सकते। तो जैसे अब लॉकडाउन है, मैं इसका सपोर्टर हूं। पूरी दुनिया में लॉकडाउन जिन्होंने किया है, जिन्होंने कर्फ्यू लगाया, मैं भी आपके सामने तुर्की की मिसाल इसलिए पेश करूंगा कि पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले तक एक मुल्क बड़ा आइडियलाइज होता था, सऊदी अरेबिया। जनाब क्या निज़ाम है, हाथ काट दिए जाते हैं चोर के, सर कलम कर दिया जाता है, ईमानदारी है। ज़ियाउल हक ने भी फिर हाथ काटे। उसके बाद अब तुर्की की इतला यूं दी हमारे उन लोगों ने जिनका तुर्की से ना फिक्री ताल्लुक है, ना नजरियाती ताल्लुक है, ना उनका कोई सियासी ताल्लुक है, लेकिन वो मामे बन गए हैं तुर्की के। उन्होंने तुर्की के बारे में इतनी मिस इंफॉर्मेशन फैलाई है अपनी सोसाइटी को, इतना, जिसको कहते हैं ना गुमराह करना। इस्लाम में सबसे बड़े गुनाहों में से एक लोगों को गुमराह करना है। वो खाली मजहबी हवाले से नहीं, फिक्री, सियासी, समाजी मालूमात, यानी कि झूठ बोलना। अब तुर्की क्या है? अब मेरे से एक सवाल, साकिब भट्ट साहब हैं हमारे दोस्त, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं, इस पे किताबों के हवाले से भी रिव्यू बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने कहा आजकल बड़ा ये लुज़ैन मुआहदा, अभी किसी ने पढ़ा है लुज़ैन मुआहदा? या जी तुर्की को 100 साल हो जाएंगे, लुज़ैन मुआहदा खत्म हो जाएगा, सल्तनत उस्मानिया बहाल हो जाएगी। ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे मैंने, डॉक्टर मैं कह रहा हूं, कुर्सियों पे बैठे लुज़ैन मुआहदे खत्म होने की खबरें बता रहे हैं कि सल्तनत उस्मानिया बहाल हो। भी कभी ऐसे भी हुआ है? तो साकिब भट्ट साहब ने भी ऐसे ही पूछा कि लोग पूछते हैं कि खाना काबा तुर्कों के पास चला जाएगा। भी कैसे चला जाएगा? लुज़ैन मुआहदा किसी ने पढ़ा कि जी तेल नहीं निकाल सकते आप, बास्फोरस में से जहाज नहीं जा सकते? ये सब लघु बातें हैं। मुआहदा लुज़ैन, नया तुर्की जब बना, जब तुर्कों ने 1919 में 60 लोगों ने फैसला किया कि हम सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म होने के बाद इसका मुल्क कायम रखेंगे, जब इटली की फौजें यहां दाखिल हो चुकी थी, रूस की फौजें यहां काबज हो चुकी थी, फ्रांस और बरतानिया की फौजें यहां काबज हो चुकी थी, यूनान की फौजें काबज हो चुकी थी, तो 1919 में 24 जुलाई 1919 में अर्ज़ रूम में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको कहते हैं अर्ज़ रूम कांग्रेस, जिसमें यह फैसला हुआ कि हम जंग लड़ेंगे। बहादुर शाह जफर की तरह हमारा सुल्तान जो है उसका हशर हो रहा है और वो बरतानिया के जेर हो चुका है, हम जंग लड़के अपना मुल्क लेंगे। तो जब उन्होंने मुल्क जंग करके ले लिया, ही वो पूरी एक जंग है जो, जिस जंग को बुनियाद पर आज तुर्क आज भी आबदीदा हो जाते हैं, जो अतातुर्क की क़यादत में लड़ी। तो इन्होंने फिर अपनी बॉर्डर्स का एक मुआहदा किया, नई रियासत का लुज़ैन है। 2023 में क्या होगा? कोई सल्तनत उस्मानिया ऐसे नहीं बहाल होती। झूठ बोलते हैं हमारे ये वो लोग जो पहले अफगानिस्तान में रूसियों का कब्रिस्तान बनाने चले थे, और वहां पर वो ब्रजेंस्की यहूदी आके कहता था कि वी आर बिलीवर, वी बिलीव इन गॉड एंड यू बिलीव इन गॉड मुजाहिदीन, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट एथिस्ट। ब्रजेंस्की जो फाउंडर है अफगान जिहाद का, किनका कब्रिस्तान? मासूम अफगानियों का। लाखों मासूम अफगानियां, दुनिया में सबसे ज्यादा जो ये जमीन पे जो होती हैं ये धमाका करने वाली, क्या उसको बोलते हैं, वो लगी हुई हैं चीजें, वो क्या उसको बोलते हैं जो जमीन में लगा देते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मारे गए। और रूसी तो चले गए मुआहदा करके। इसी तरह मुआहदा लुज़ैन, अच्छा जी बहाल हो भी जाएगा तो क्या होगा आपका? ऐसे हमारे उन लोगों ने, नसीम हजाजियों ने झूठ की बुनियाद पर, तुर्की एक सेकुलर मुल्क है। अर्दवान साहब नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, बड़े अच्छे मुसलमान हैं। तुर्को तुजाल भी नमाज पढ़ते थे, यल्दरम अकबरुत भी नमाज पढ़ते थे,
नजमुद्दीन अरबकान भी नमाज पढ़ते थे, ये मैं उनके वज़ीर आज़म का नाम ले रहा हूं। सुलेमान डैमरल भी नमाज पढ़ते थे। तो नमाज पढ़ने से ना सेकुलरिज्म खतरे में होता है। तो हमारे मुल्क में ये जो चूंकि झूठ बोला गया था कि सेकुलरिज्म लादीनियत और कुफर है, ये वो छुपाना चाहते हैं। तुर्की एक सेकुलर मुल्क है, ये एक कमालिज्म पर खड़ा है और यहां पे अतातुर्क कतन मुतनाज़ा नहीं है, लोगों की भूल है। कभी आप अतातुर्क की कब्र पर जाएं, वहां पर जोड़े आते हैं शादी के बाद, बच्चे हिजाब वाली बच्चियां ब्लेसिंग के लिए अपना बाप समझती हैं। तो मैं यहां आजकल चूंकि एक ड्रामा बड़ा पॉपुलर है, हाँ जी, मुझे कहते हैं जी आपने ड्रामा देखा? बाबा मैंने सल्जूकियों को 20 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया। तुर्की मेरा सब्जेक्ट है। तुर्की मेरी एक, जैसे एक डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, उसको मैं पढ़ता हूं और इसके लिए मैंने अपने लिए पढ़ा। मेरा वतन, मेरा इश्क, मेरा सब कुछ पाकिस्तान है, जिसने मुझे इस काबिल बनाया। मुझे पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है, तुर्की ने भी नहीं दिया। तो मैंने तो तुगरल बेग को 20 साल की उम्र में पढ़ा। ड्रामे से तो नहीं था पढ़ना, मैंने बॉलीवुड से हिंदुस्तान नहीं देखा, मैंने हॉलीवुड से अमेरिका नहीं देखा। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो सल्जूक थे कौन थे? 1071 में जो अलप अरसलान था, इनका हीरो तुर्कों का, उसने पहली दफा बेजेंटीनियन को शिकस्त दी। यानी कि मशरकी रोमन अंपायर जो पाया तख्त जिसका इस्तांबुल था, उसको मेंस्क्रिट के मकाम पर 1071 में शिकस्त दी, जहां जिसको आजकल माल्ज़गिरिट कहते हैं, मुश भी कहते हैं उस शहर को, छोटा सा है। तो रोमन बादशाह को गिरफ्तार कर लिया था अलप अरसलान ने। और ये सल्जूक अंपायर बेसिकली पर्शियन टर्किश अंपायर थी। ये पूरी इनकी दरबार की जबान फारसी थी। फिर मैं आपको एक और पते की बात बताऊं, हमारे मुल्क में महमूद गजनवी बहुत हीरो हैं, लोगों के बहुत बड़े हीरो हैं, ज्यादा अक्सरियत के हीरो हैं। तो ये जो तुगरल बेग जिनका आप ड्रामा देख रहे हैं ना, इन्होंने, इस तुगरल बेग ने, कई तुगरल, 4-5 तुगरल बेग हुए हैं, इड अर्तुगरुल ने सबसे बड़ी जो शिकस्त दी थी वो गजनवी अंपायर को लपेटा था, खुरासान और अफगानिस्तान तक। उस अंपायर को लपेटने के बाद ये तुगरल बेग की अंपायर बनी थी। तो मैं ड्रामों से किसी मुल्क को नहीं जांचा जा सकता। मैं आपके सामने कुछ मालूमात शेयर करूंगा। अर्दवान साहब का तुर्की क्या कर रहा है? ये जो अर्दवान साहब का तुर्की या अतातुर्क का तुर्की है, कोई मस्जिद यहां प्राइवेट नहीं है। कोई तुर्की की मस्जिद प्राइवेट नहीं होती, वो रियासत के कंट्रोल में है 1923 से आज तक। हर मस्जिद का इमाम सरकारी इमाम है और उस पर लाजमी है कि वो एम.ए. इलाहियात पढ़ा हो, यानी कि दीनों का तकाबुल भी उसने पढ़ा हो। और कोई शख्स अजान नहीं दे सकता, मुअज्जिन भी सरकारी होता है, अगर उसने खुश अलहानी का कोर्स ना किया हो। इसीलिए यहां पर अजान बहुत खूबसूरत है। और यह भी एक और बता दूं, एक मोहल्ले में अगर 10 मस्जिदें हैं तो 10 में अजान नहीं होती। अगर एक मोहल्ले में 2 मसाजिद से आवाज चली जाती है तो अजान होती है। और मस्जिदों में आलमी कॉन्फ्रेंसें भी नहीं होती, मस्जिदों में किसी किस्म की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती। और जिस दिन से कोरोना का प्रॉब्लम हुआ है, तुर्की में लॉकडाउन हुआ है, नमाजियों को कहा गया है कि आप नमाजें बशमूल जुम्मा घर पढ़ें। और अजान के बाद मस्जिद में इमाम साहब ये ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगे और नमाजें घर में पढ़ें। ये है जनाब रजब तैयब अर्दवान और अतातुर्क का तुर्की। और कानून बड़ा सख्त है यहाँ। ये मुफ्ती मुनीब साहब भी बड़े स्कॉलर हैं, ये भी कॉलम नगार हैं। ये कह रहे हैं इनको तुर्की भेज दें, लाग पता जाए इनको सबको, इन सबको अर्दवान साहब के हवाले कर दें, वो हशर करेंगे जो आपने सुना हुआ है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो इन्होंने फेटो क्या किया था, फतेहुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जब 2016 में कू डेटा हुई थी, तो जो लोग अर्दवान साहब ने जिनके ऊपर इल्जाम लगाया और साबित किया कि उन्होंने कू डेटा की, वो मजहबी लोग थे फतेहुल्लाह गुलेन के। इसीलिए तीनों जमातें, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, मिल्ली हरकत पार्टी ने आके जलसा किया था अर्दवान साहब के साथ मिलकर फौजी कू डेटा की नाकामी के बाद कि हम इस मुल्क में डेमोक्रेसी को बरकरार रखेंगे और किसी शख्स को डीप स्टेट के अंदर तख्ता नहीं देंगे। उन्होंने किसी सेकुलर लोगों को नहीं था तख्ता उलटने का इल्जाम लगाया, ना उन्होंने उल्टा था।
तो ये जो पाकिस्तान में हम गुमराह कुन का प्रोपेगेंडा करते हैं ना, कहानियां अफगानिस्तान की बना के सुनाते रहे हैं, मुल्ला उमर की, फिर अपना उसकी वो क्या थे अपना उसामा बिन लादेन की, उनको ले गए अमरीकी मार के। तो ये हमने इसी तरह तुर्की के बारे में भी बड़ी गलत फहमियाँ जान के पेश की हैं। तुर्की एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलरिज्म में कोई मजहब को खतरा नहीं होता बल्कि फलता फूलता है। इसलिए तुर्क मुसलमान आप कहते हैं कि हज में बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि तालीम याफ्ता होते हैं, मुहज़्ज़ब होते हैं। दूसरा, पता है कितना फाइन है लॉकडाउन में? 20 साल तक बच्चा सड़क पर नहीं जा सकता, उस पर फाइन है। 65 साल से बड़ा बंदा सड़क पर नहीं जा सकता। मेरे सामने पुलिस ऐसे घूमती है, पुलिस के पास वो इख्तियारात हैं तुर्की में। ये पुलिस अगर पाकिस्तान आ जाए ना, सीधा करके रख दे पूरे पाकिस्तानियों को। और खुसूसन ये जितने लोग बने फिरते हैं ना, ये बड़े मामे, ये जो कहते हैं हम पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़ेंगे, उनको सेट कर दे। ये बड़ी ताकतवर पुलिस है तुर्की की, लग पता जाए। पता है कितना फाइन है? 3100 लीरा फाइन, और हजारों लोगों को फाइन हुआ है। लेकिन ये काम इमरान खान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी का ही नहीं है, हमारा भी है। मुझे नवाज शरीफ नहीं कहता बेईमानी करो, ना ही मुझे आसिफ अली जरदारी कहता है, ना ही इमरान खान, और इसी तरह ना ही वो मुझे कहते हैं कि ईमानदारी करो या मिलावट करो। हमने खुद भी तो कुछ करना है ना। हम हुकूमतों को, रियासत को तो जिम्मेदार ठहराते हैं, अपनी जात के हवाले से जो इनफरादी किरदार है वो हम क्यों नहीं अदा करते? लॉकडाउन हमारे लिए है, लॉकडाउन हमने खुद करना है। मैंने खुद किया है, मैंने लॉकडाउन होने से पहले लॉकडाउन कर लिया। क्यों? कि मुझे शऊर था, मेरी अपनी जिंदगी मुझे अजीज है। मेरा शऊर मुझे कहता है रियासत के अलावा, कानून के अलावा, कि मैंने लॉकडाउन में रहना है, आइसोलेशन में रहना है। अब मैं आपके साथ कुछ दिलचस्प बातें शेयर करूंगा। ये अमरीकी खरीदते कैसे हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 10 अप्रैल 1986 को आई, तो मैं पीपल्स पार्टी में बड़ा एक्टिव था एज ए एक्टिविस्ट, और बाएं बाजू में था जिसके क़यादत पीपल्स पार्टी के अंदर बाबा एसोसिएशन शेख मोहम्मद रशीद करते थे। तो हमने अमरीकी परचम जलाए और सारा दिन चलते रहे। वो एक बड़ा खबर थी, पर इतनी बड़ी खबर थी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शानदार इस्तकबाल, और सुपर लीड थी अमरीकी परचम जलते रहे एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान। रात के आधी रात को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फैसल सालेह साहब के घर पे ठहरी हुई थी मेन बुलेवार्ड में। तो अमरीकी कौंसल जनरल का फ़ोन आया कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ। वो उनको मिला तो उन्होंने पहला सवाल किया, हु बर्न्स द फ्लैग्स? इसके बाद क्या हुआ? मेरे साथ जो हुआ वो मेरी किताब में कुछ जिक्र है विद इन पार्टी, वो मैं यहाँ आप शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बाद मुझे एक बड़े अहम इंटेलेक्चुअल ने रिकमेंड किया, लिबरल आदमी था, आप बड़े लायक हैं। 86 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ता था, कि वो अमरीकी सेंटर आप जाएं, एक इंटरव्यू दें, तो बहुत अहम एक स्कॉलरशिप आया, आप उस पर क्वालिफाई करते हैं। मैं हर रोज़ अमरीकी सेंटर के बाद हम जुलूस निकाला करते थे MRD के प्लेटफॉर्म से और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से और बाएं बाजू के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा, एक नौजवान जोशीला इनकलाबी। खैर, उस मेरे हमदर्द दानश्वर लिबरल आदमी थे, लेफ्टिस्ट नहीं थे। मैं चला ही गया और मैं पहली और आखिरी दफ़ा अमरीकी सेंटर में गया हूँ, वरना मैं मुजाहरा ही करने गया हूँ अमरीकी सेंटर के बाहर। वो अब अमरीकी सेंटर तो नहीं रहा, कौंसल जनरल बन गया, वो दूसरी तरह चला गया। ये गंगाराम के सामने होता था। मैं चला गया, वहाँ पर एक अमरीकी बैठा हुआ था, मेरा इंटरव्यू करने के लिए, अमेरिका से आया था। तो उसने कहा हमने आपको नॉमिनेट कर लिया हुआ है। तो अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं प्रेसिडेंशियल, तो उसकी एक स्कॉलरशिप होता है जो एक मुल्क से हम एक आदमी को भेजते हैं। तो पाकिस्तान में 2 लोग हमने नॉमिनेट किए हैं, तो दूसरे आप हैं, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। उसने हर इंटरव्यू किया, आपके आइडियाज़ क्या? मैं कहा मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं मार्क्सिस्ट हूँ, मैं सोशलिस्ट। मैं उसको तंग कर रहा था। तो उसने कहा ये पता है कितना आला प्रोजेक्ट है, इस स्कॉलरशिप में पता नहीं 3 महीने आप घूमेंगे, 4-5 स्टार होटल्स में रहेंगे, फलां फैसिलिटीज़ होंगी, आपको TADA भी मिलेगा। ये सफ़र तो मैं नहीं अवेल कर सकता अमेरिका में रह के। खैर, मैं उसको तंग करने गया था इंटरव्यू देते हुए कि मैं शायद अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा दूं। मैं यूनिवर्सिटी का नौजवान तालिब इल्म था, मैंने सारा अपना रिकॉर्ड कराया प्रोटेस्ट अमरीकियों के ख़िलाफ़। क्यों नहीं जाना? मैं जी अमरीका को पाकिस्तान में जमहूरियत का कातिल समझता हूँ, भुट्टो का कातिल समझता हूँ।
खैर वो बंदा, अमरीकी बड़े अच्छे लोग हैं, वो मुस्कुराया, उसने कहा दूसरा बंदा भी नॉमिनेट है तो यकीनन आपके इंटरव्यू के बाद तो आप नहीं जा सकेंगे। तो मैं कहा दूसरा बंदा कौन है? उन्होंने बताया फलां जर्नलिस्ट। वो एक अंग्रेज़ी अखबार में छोटा सा जर्नलिस्ट था। वो जर्नलिस्ट बाद में चला गया, उसी ने जाना था, चूँकि मैंने तो इनकार कर दिया था और मुझे तो बुलवा के किस्म की दावत दी गई थी। वो जर्नलिस्ट इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा एंकर है, बहुत बड़ा, सबसे कीमती कहते हैं कि उसका प्रोग्राम होता है जो रात को वो करता है, उस पर पता नहीं कितना करोड़ महीने का, 1.5 करोड़ इस प्रोग्राम का तनख्वाह समेत खर्चा है। तो मैं जो बात बताना चाहता हूँ कि रास्ते कहाँ से खुलते हैं। हम लोग मज़ाहमत के लोग हैं, हम सिस्टम की पैदावार नहीं हैं। हमारे बाबे भी सिस्टम की पैदावार हैं, टेलीविज़नों की पैदावार हैं, रियासत के सरपरस्ती में पलने वाले बाबे हैं। ये जो पेशगोइयाँ करते फिरते हैं आपके सामने, हज़ारों का मजमा, और कहते हैं 15 में ये हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरी बात बताता हूँ। उसी के बाद उन दिनों ना ज़ियाउल हक का जनेजों का ज़माना था, तो गोरे बड़े आते थे जी जर्नलिस्ट बन के, तो मुझे एक डिनर पे बुलाया गया। अब मैं यूनिवर्सिटी से तकरीबन MA करके निकलने वाला था, 87 की बात है, मेरा सेशन था 85-87। उस डिनर में भी मुझे ऐसे ही बुलाया। तो असल में वो लोगों को जो सबसे पहली ब्राइब होती है अमरीकी करते हैं लेफ़्ट वालों को, औरों को भी करते हैं, वो इसी किस्म की थे। यू आर वेरी ब्रिलियंट गाय। उस अमरीकी ने कहा मैं आपको अरेंज करवाता हूँ आपकी PhD अमेरिका में। खैर मैं उस डिनर में गया। लाहौर के एक बड़े अहम शख्स थे जो ज़ियाउल हक के भी करीबी थे, सऊदीज़ के भी करीबी थे, बड़े लिबरल आदमी थे, बाकाया तफसील मेरी आने वाली किताबों में। तो खैर मैंने उधर भी प्रोटेस्ट किया और मैंने उनको नाराज़ किया। ये 2 बातें मैंने आपको सुनाई। अब मैं आपको एक बात सुनाऊंगा जो मुझे बुलंद एजवत ने बताई, तुर्की के वज़ीर आज़म ने, जो तुर्की में 4 मरतबा वज़ीर आज़म हुए हैं। उन्होंने कहा मैं 74 में प्राइम मिनिस्टर था जब, तो वो बड़े धीमे मिजाज के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने साइप्रस ऑपरेशन किया था 1974 जुलाई में। ये इस्लामी तारीख में 16वीं सदी के बाद पहला ऑपरेशन है जिसमें किसी मुसलमान मुल्क ने अपनी ज़मीन वापस ली है, किसी और ने नहीं आज तक ली। तो वो बुलंद एजवत जो डेमोक्रेटिक लेफ्ट पार्टी के लीडर थे, उस वक्त उनकी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी थी जो अतातुर्क ने बनाई थी, और उसके पार्टी के चेयरमैन थे, बड़े पॉपुलर लीडर थे, हुए हैं तुर्की के। 2006 में उनकी डेथ हुई है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई बड़ी दिलचस्प। उन्होंने कहा कि मैं मिस्टर फरूक प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने अपने मिलिट्री बजट को देखा कि एक ऐसी डिवीजन है जहां पर बजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा रहा है, यानी कि अगर उसको $10 मिलियन चाहिए तो वहां $30 मिलियन जा रहा है। तो मैंने अपने आर्मी जनरल चीफ ऑफ स्टाफ बोलते हैं यहाँ तुर्की के मिलिट्री हेड को, उसको बुला लिया और कोई सेक्टी व्यक्ति, कोई स्टेनोटाइपिंग, मैंने कहा ये क्या है, ये प्रॉब करें। तो जब उन्होंने प्रॉब किया तो पता चला कि अमरीकियों ने पूरा सेल बना रखा है फौज के अंदर, तुर्क फौज के। होता क्या है, ये वो सेल होता है अमरीकी बनाते हैं जो प्रो अमेरिकन कंट्रीज हैं, जैसे ईरान था पहले, तुर्की है, पाकिस्तान है, बाकी ये सऊदी अरब, कुवैत, शुवैत, ये तो खैर गैर जमहूरी मुल्क हैं, जहां पर हुकूमतों को तख्ता उलटने के लिए कू डाटा करने की आसानी हो। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल इससे जोड़ूंगा, बड़ी दिलचस्प है। मिडल ईस्ट में सऊदी अरब से बड़ा पुलिसमैन जो था खित्ते का, वो ईरान था, और ईरान और सऊदी अरब की आलमी मंडियों में तेल के हवाले से भी बड़ी कशमकश रही है शुरू दिन से, और आज तक है। इंकलाब आने के बाद 1951 में डॉक्टर मुसद्दक वज़ीर आज़म बन गए शाह ईरान के। जब डॉक्टर मुसद्दक प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने, जैसे अरामको है ना, ऐसे ये होती थी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जिसको बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम भी कहते थे, BP। हमारे वक्त में पाकिस्तान में भी पेट्रोल पंप हमने देखे हैं, जैसे शेल होता है ना, ऐसे BP का भी होता था। तो उस ऑयल कंपनी के पास राइट्स थे तेल निकालने के, और वो आउटराइटली बड़े राइट्स होंगे। इन्होंने वो नेशनलाइज कर ली, लैंड रिफॉर्म की, सोशल रिफॉर्म की, सिक्योरिटी दी। इन पर इल्ज़ाम था कि ये इंपीरियलिज्म के खिलाफ हैं और ये सोशलिस्ट हैं। चूंकि ये नेशनलिस्ट थे, तरक्की करना चाहते थे अपने मुल्क के सारे लोगों की, तो इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया 1953 में डॉक्टर मुसद्दक का, और इनको हाउस अरेस्ट करके इनका ट्रायल किया और इनको सजाए मौत दे दी अदालत ने।
जब सजाए मौत हो गई डॉक्टर मुसद्दक की, तो बाद में उनकी सजाए मौत को नज़रबंदी में बदल दिया और घर में ही उनका इंतकाल हुआ। 1953 में ये कैद हुए, 1967 में इनका अपने ही घर में इंतकाल हुआ और उधर कमरे ही में इन्हीं के बेडरूम के अंदर उनको डॉक्टर मुसद्दक को दफना दिया, इस डर से कि कहीं अगर उनकी लाश बाहर आई उनका मकबरा लोगों के लिए एक सिंबल ना बन जाए। आज भी डॉक्टर मुसद्दक ईरान में बहुत पॉपुलर हैं। मैंने ईरान में बड़े सफ़र किए हैं, मेरी सफ़रनामा आने वाला है, ये मेरे सामने पड़ा है जिस पर मैं दिन रात काम करता हूँ। डॉक्टर मुसद्दक बड़े काबिल एहतराम हैं। जो बात मैं करना चाहता था बुलंद एजवत और डॉक्टर मुसद्दक, हुआ क्या था कोल्ड वार में, अमरीकियों ने यह तय कर लिया था कि जो प्रो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जैसे ईरान है, टर्की है, इराक है, पाकिस्तान है, इनके अंदर एक पूरा मैकेनिज़्म बना दिया कि ऐसी हुकूमत जो अमरीकी मुफादात के ख़िलाफ़ जाए और जाने लगे तो उसके मुल्क के अंदर तख्ता उल्टने का पूरा नेटवर्क तैयार होता है। ये मैं आपको बताऊं, इसीलिए जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का जहाज़ हवा में था तो हवाई जहाज़ से ही परवेज़ मुशर्रफ साहब तख्ता उलटने में कामयाब हो गए। तो इसके लिए अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो फ्रेड हैलिडे एक बहुत बड़े दानश्वर हुए हैं, उनको पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि हमारे मुल्कों में अमरीकियों ने कैसा स्टेट क्राफ्ट बनाया हुआ है अपने मफादात की निगरानी के लिए। ये जो हम लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं ना, छोटे छोटे लोगों को, ये कि ये यूं हुकूमत बनाते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब मैं कुछ थोड़े से दिलचस्प वाक़यात सुनाऊंगा। एक वाक़े के जो गवाह हैं और उसके क्या कहना चाहिए कैरेक्टर में शामिल हैं मुमताज़ अहमद कालू, सरगोदा से MPA थे, वज़ीर थे, 2009 में शायद उनकी डेथ हुई। बहुत कमाल आदमी थे, आगे भी मैंने वाक़या सुनाया था। सरगोदा टिवानो, नूनो जागीरदारों का शहर था और आपको पता है पूरे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1970 के इलेक्शन में 81 सीट्स ली थी। एक सीट के अलावा सब मिडिल क्लास थे। एक सीट बेगम रुसैफ भुट्टो साहबा की सिफारिश पर सरगोदा से ही अनवर अली नून को दी गई थी, बेगम रुसैफ भुट्टो साहबा की सिफारिश पर। तो मैं बचपन में मैंने सरगोदा देखा हुआ है। आज महपारा सफदर साहबा ने भी मुझे पैगाम भेजा है, बड़ी काबिल एहतराम है कि मैं आपका प्रोग्राम देखूंगी, लंदन होती हैं BBC से रिटायर्ड, तो वो भी इस बात को दिलचस्पी से सुनेंगी। मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि ऐसे इस मुल्क के रोशन सितारे भी ऐसी बातों को इनकरेज करते हैं तो हौसला मिलता है। तो जो सरगोदा था जागीरदारों का गढ़ था, जैसे झंग है, मुल्तान है, तो वो कोई तकरीर नहीं थी होती जो जिसके अंदर पीपल्स पार्टी वाला ये ना कहे हम नूनों को, टिवानों को और फलां को उल्टा देंगे, जागीरदारों की उल्टा देंगे। मतलब नून टिवाना ये एक लफ्ज़ ख़ास तय था, जागीरदारी जब कहना है तो ज़रूर बोलना है। तो मुमताज़ कालू एक छोटी मिडिल क्लास से वकील थे, MP हो गए, फिर भुट्टो साहब के वज़ीर भी हुए, पंजाब में 5 साल वो वज़ीर रहे। वो बताते हैं कि जब हुकूमत आ गई तो मुझे मिलिट्री सेक्रेटरी का फ़ोन आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी का कि साहब का पैगाम है। पैगाम क्या था? ये मलिक खिज़र टिवाना बड़े कमाल के आदमी थे, इनको मैंने रीडिस्कवर किया है। ये ज़रूर किसी दिन ये मैं बात बताऊँगा। 1947 ये जो आप करारदाद लाहौर देखते हैं ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर कराई थी, वो पग वाले यही हैं साथ बैठे हुए, रेजोल्यूशन जहाँ पे पास हुई थी 1940 में। तो तारीख हमको दोनों तरफ से गलत पढ़ाई गई। तो खैर खिज़र टिवाना जब अमेरिका में थे तो भुट्टो साहब पैसे खर्चने में काफ़ी एहतियात करने वालों में मशहूर थे, बेनज़ीर उनसे भी ज़्यादा। तो भुट्टो साहब उनके अपार्टमेंट में रहते थे। खिज़र टिवाना बहुत बड़े फ्यूडल थे, मतलब भुट्टो साहब से बड़े फ्यूडल थे। अगर किसी को नहीं पता तो वो हैरान हो जाएगा कि अपनी स्टेट थी। मैंने इनके वालिद की कब्र देखी हुई है, इनके जनाजे में 74 फरवरी शायद हुई थी डेथ खिज़र टिवाना की। कालरा स्ट्रीट गया तो मैंने जैसे होचिमिन की मम्मी की हुई है लाश, जैसे जॉर्ज डेमेट्रोफ की मैंने देखी थी, लेनिन की, इसी तरह मलिक खिज़र टिवाने के वालिद जनरल उमर टिवाने की लाश भी मैंने मम्मी हुई कब्रिस्तान में देखी थी, जो 42 में शायद उनकी डेथ हुई थी या 40s में। तो मलिक खिज़र टिवाना भुट्टो साहब के क्लास फेलो थे। अब जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के सदर बन गए 31 दिसंबर को और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए तो पूरे मुल्क में बड़ा खौफ था, सनतकारों में और जागीरदारों में, कि हमारी मिलें भी छीन ली जाएंगी, हमारी जागीरें भी छीन ली जाएंगी। और रूस का, सोवियत यूनियन का इंकलाब लोगों के सामने था। जब शाही ख़ानदान अपने नरम हाथ छुपाता था कि नरम हाथ हैं बगैर काम किए हुए,
तो कहीं कत्ल ना हो जाए। और ये आप कहानियाँ अगर सच्ची कहानियाँ पढ़ें, ये सोवियत इंकलाब में मज़दूरों ने शाही ख़ानदान का क्या हशर किया, जिसके लिए दुआएं कराता था रास्पुटिन, बड़ी रो रो के दुआएं कराता था वो भी ज़ार के लिए। हमारे भी आजकल लोग रो रो के दुआएं करते हैं, बल्कि जिनके लिए दुआएं की जाती हैं वो भी रोते हैं। तो ज़ार, और ये ज़ार का जो ख़ानदान था, जब इंकलाब आया तो लोगों के सामने फिर चीन की भी मिसाल थी। जब माओ ज़ेतुंग ने इंकलाब किया तो खिज़र टिवाना पाकिस्तान आए, उनको ख़तरा था कि हमारे ऊपर हमला होगा। उनकी 4 बीवियां थी, उनके बच्चे थे, कि हमारी ख़वातीन पर भी हमला करेंगे पीपल्स पार्टी के कारण। गुस्सा था ना, नफरती तबका थी। तो भुट्टो साहब को मिले तो भुट्टो साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा, भुट्टो साहब ने कहा आप बेफिक्र रहें, सरगोदा में, ये क्या भुट्टो साहब का भी कमाल देखें, उन्होंने किसी खिज़र टिवाने को मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर का नहीं कहा, सरगोदा में मुमताज़ हमारे हैं, आप उनसे रब्ता करें। मलिक खिज़र टिवाना के ख़िलाफ़ बातें तकरीरें करके मुमताज़ कालू और चौधरी जहांगीर अली एडवोकेट इलेक्शन जीते थे। ये सिंबल थे इलेक्शन जीतने में, एंटी यानी कि एंटी टिवानाज एंड एंटी फ्यूडल्स वोट था, ये भी मैं इसको कहूँगा। ये होती है वज़ादारी। मलिक खिज़र टिवाना ने फ़ोन किया मुमताज़ कालू साहब को, सॉरी, कि मुझे भुट्टो साहब मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने आपसे मिलने को कहा। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे मिलिट्री सेक्रेटरी का फ़ोन आया था, तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। खिज़र टिवाना ने कहा कमाल आदमी थे, ये जो रवायती असली फ्यूडल होते हैं उनकी भी एक क्लास होती है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आ जाता हूँ। अब वो जैसे लखनऊ में होता है, पहले आप दोनों लगे रहे। खैर मलिक साहब के घर चले गए जनाब मुमताज़ कालू। उनका नहीं, मैं आऊँगा, आप नहीं आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं आऊँगा। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे, भुट्टो साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी आपकी बेटियां, आपकी बीवी हमारी बहनें हैं, आपकी बेटियां हमारी बेटियां, आपकी बहनें ख़वातीन, कोई आपकी गाड़ी पर हमला नहीं करेगा, कोई आपके घरों पर हमला नहीं करेगा। मैं सारे कारकुनों को, पूरी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट को कह देता हूँ। खैर मलिक साहब बड़े खुश हुए। तो फिर कालू साहब ने कहा ये बात तो सब हो गई, लेकिन एक बात याद रखें, अगर लैंड रिफॉर्म हुई और वहाँ पर पार्टी ने फैसला किया तो मैं आपकी सिफारिश नहीं वहाँ करूँगा कि आपकी ज़मीन ना छीनी जाए। वहाँ पर मेरा वोट, सबसे पहले मेरा वोट होगा कि दूसरे जागीरदारों के साथ साथ इनकी ज़मीन भी छीनी जाए। इसमें जो बात है, दोनों बातें, असूल परस्ती नज़रिए की और वज़ादारी, ये जो वल्गैरिटी आई है ना हमारे मुल्क में अजीबो गरीब, ये उस वक़्त अभी ऐसे हालात नहीं थे बिगड़े जैसे अब हैं। अभी कालू साहब का एक दूसरा वाक़या सुनाता हूँ। आपको पता है, ये जो खुली कचहरी का जो तस्वर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिप्टी कमिश्नर्स को दिया हुआ था कि आप ना, पता नहीं मंगल बुध को कोई दिन रखा होता था कि आप ना खुली कचहरी लगाएं, यानी कि कमरे से बाहर। साहब को तक पहुंचना तो आम आदमी तक मुमकिन ही नहीं ना। छोटे शहरों में आज भी डीसी बड़ी बला होता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। लाहौर का डीसी कुछ भी नहीं होता जितना जंग या सरगोदा या जेलम का डीसी, वो पूरी उसके पास वो असल में वही इख्तियार आते हैं। ये मैं किसी दिन आपके साथ ये बात शेयर करूँगा जो वाइस राय के थे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये जो इख्तियारात है ना, ये जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, या जो ये ब्रोक्रेसी का निज़ाम है, ये सारा अंग्रेज़ का दिया हुआ है, नौबादियाती है। तो उसमें साहब बहादुर तक मिलने का तो मुमकिन ही नहीं था। पीएन का निज़ाम, सिक्योरिटी का निज़ाम। तो भुट्टो साहब की अवामी हुकूमत ने कहा था, और भुट्टो साहब ने, कि डिप्टी कमिश्नर बाहर खुली कचहरी अदालत लगाया करें। तो ऐसे में सरगोदा में भी खुली कचहरी लगती थी। कालू साहब साथ बैठते थे बहसीत MP और वज़ीर, और कारकुन आते थे। वो सोफ़े होते थे उन ज़माने में, ऊपर कल्फ लगे, सफ़ेद कपड़े होते थे, बड़े तूतू में जैसे जाले होते, जैसे अवामी कल्चर होता है। तो खैर वो अदालत लगती रही। किसी तरह उस डिप्टी कमिश्नर ने शिकायत कर दी ऊपर कि जनाब बड़ी बदतमीज़ी होती है जब अदालत लगती है, सोफ़े भी गंदे हो जाते हैं, दफ्तर भी उलट पुलट हो जाता है। भुट्टो साहब तक वो उसने पैगाम पहुंचा दिया मिलिट्री सेक्रेटरी और पता नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए। तो भुट्टो साहब ने फ़ोन किया मुमताज़ कालू का, भाई मुमताज़ जी क्या है। कालू साहब बड़े धीमे आदमी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई हर्ज नहीं है। वो जो कपड़े होते हैं और वो पहले वहाँ जो ख़र्चा होता है वो तो मैं अपनी पॉकेट से करता हूँ, और वो डिप्टी कमिश्नर की पॉकेट से चाय, समोसे, पेस्ट्री, जलेबियाँ जो भी है वो हम खुद सर्व करते हैं, उनकी हम कोई चीज़ नहीं लेते। और इवन जो सोफ़ों के कपड़े गंदे होते हैं वो भी हम धुलवा दिया करेंगे आइंदा अगर वो गंदे हो जाते हैं। क्या हुआ अगर सोफ़ों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, पर्दे थोड़े से टूट जाते हैं, वहाँ पे 200-400 लोग आ जाते हैं, असल में ये चाहते हैं कि
वो लोग डिप्टी कमिश्नर तक रसाई ना हासिल करें। ये वो निज़ाम है जो स्टेटस को का है। और ये निज़ाम का ये खान साहब आप तो स्टेटस को का ऐसे रोएंगे ना कि पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म नहीं रोया होगा। आपके साथ बात होगी जब आपकी वापसी होगी। तो अब मैं जो आपसे कुछ चीज़ें और शेयर कर दूं वो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो की भी बता देता हूँ, ये भी कालू साहब के हवाले से। बेनज़ीर भुट्टो जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ती थी तो पाकिस्तान आई गर्मियों में, तो कालू साहब कहते हैं कि मुझे भुट्टो साहब ने खुद फ़ोन किया कि मेरी बेटी पाकिस्तान आई हुई है, ऑक्सफोर्ड पढ़ती है बड़ी आला यूनिवर्सिटी में, तो मैं चाहता हूँ उसको मैं पाकिस्तान दिखाऊं। तो उन्होंने मुमताज़ कालू साहब को कहा और उन्होंने पता नहीं कोई कार्टिना की कौन सी गाड़ी ली, कोई एसी नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने पूरा पंजाब बगैर एयर कंडीशन के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वज़ीर आज़म थे उसकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दिखाया। ये थे वो फ्यूडल्स। भुट्टो साहब फ्यूडल थे, लेकिन रवायात देखें जो उन्होंने डी क्लास किया अपने आप को, और डी क्लास करके उन्होंने कैसे अपनी बेटी की भी तरबियत की। तो ये जो बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये वो वाक़यात हैं जो अवामी तारीख़ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे मुल्क में जितनी बड़ी किताबें हम पढ़ते हैं वो यहाँ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, फेडरल सेक्रेटरीज, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स पूरी उम्र वो भुगताते हैं सरकार की नौकरियाँ, स्टेटस को, फिर जहाँ वो दानश्वर हो जाते हैं और कभी कभी दानश्वरी के साथ वो बाबे भी बन जाते हैं। और बाबों का तो बड़ा रवाज है। मतलब पाकिस्तान में जितने बड़े बाबे हैं, मैं नाम क्या लूँ उनका, सब रियासत के निज़ाम के पैदा करदा हैं और ये किसी समाज की बर्बादी ये बाबे होते हैं। मैं अभी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा सोशल मीडिया पे। मसलन मैं पिछले साल जब यूरोप घूम रहा था तो वहाँ मैंने बुल्गारिया में, सर्बिया में, ये वो मुल्क हैं जहाँ कम्युनिज़्म था, जहाँ पे फ़कीर नहीं था होता। एक तो फ़कीर मुमकिन ही नहीं था, कोई बंदा गरीब हो ही नहीं सकता, हर बंदे के पास बराबर चीज़ थी। लेकिन जब से सरमायादारी निज़ाम आया वहाँ भी फ़कीर हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, होमलेस पीपल हो गए हैं। और होमलेस पीपल मैं अक्सर कहता हूँ, वहाँ पर एक मैंने सूफिया में एक खातून को देखा जो 6-7 बिल्लियाँ लेके एक ट्रॉली पे सारी चीज़ें लेके शाम को आती थी। अपना एक गली है बड़ी मशहूर और वहाँ पे हम बैठते थे। तो वो मैंने रीमा को कहा, अपनी बेगम को, कि अगर ये खातून पाकिस्तान हो तो ये तो बहुत बड़ी वली अल्लाह कहलाए पाकिस्तान में, ये बड़ा। और ये जो फ़कीर घूमता है अजीबो गरीब, वो मजजूब है बेचारा, वो साइकोलॉजिकली भी बीमार है, वो बेघर है, तो ये बाबा करार दे दिया जाए। तो ये जो बाबाओं पर समाज कभी नहीं चलते। और ये जो कोरोना है ना, ये इतनी ख़तरनाक है, मैं आपसे ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा, इतना बताता चलूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग मुतासर हो सकते हैं इससे जून तक। इसका वाहिद हल वैक्सीन से पहले 6 महीने या साल जितना भी लगे आइसोलेशन है, सोशल डिस्टेंस है। और ये जो पाकिस्तान में जिन्होंने जहाद का ऐलान कर रखा है, मुफ्ती नहीं ये साहब मुनीब साहब, ये बड़े कॉलम लिखते रहे हैं, सारे ये लिखते हैं, इनको ज़रा तुर्की भेज दें, ज़रा सैर कराएं, इनको कहें जी यहाँ आप तुर्की आएँ, यहाँ नमाज़ पढ़ के दिखा दें, चलें यहीं पढ़ के दिखा दें। तो बाबा सऊदी अरब जो हरमैन शरीफ फ़ैन के वारिस हैं वहाँ, उन्होंने हर चीज़ों, हर इबादतगाह पर पाबंदी लगा दी आर्जी तौर पर कि तब तक जब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता। पाकिस्तान वाले ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं। ये इस्लाम का जो हमने रूह बिगाड़ के रख दिया है। मैंने कहा था ना कि हम तवाहम परस्त हैं, हम फ़िक्री हवाले से तवाहम परस्त हैं, हम मजहबी हवाले से तवाहम परस्त हैं, हम सियासी हवाले से, हम समाजी हवाले से। मैं ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को जानता हूँ जिनका जो नॉन बिलीवर हैं, लेकिन वो जनाब ऐसे साबित करते हैं आके कि उनसे बड़ा वली अल्लाह कोई नहीं है, और उनसे लोग दुआएं पूछ रहे होते हैं कि जनाब हमें दुआ बता दें। तो ये जो मुनाफिकाना कल्चर है, ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तो अमन और रहमतुल आलमीन है, इंसानों की के ऊपर रहमत है। तो हम ये जो अजाब बनाना चाहते हैं, ये मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, मैंने इसीलिए शुरू में ये बात कही थी। मैंने लॉकडाउन का सपोर्टर हूँ, इमरान खान का नहीं। तो इसलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि ये जो कोई इमरान खान ने कहा है तो ये करें, नहीं। ये दुनिया की हर महज़ब
सोसाइटी और रियासत में ऐसे हुआ है लॉकडाउन, और उन मुल्कों में तो बहुत कामयाब लॉकडाउन हुआ है जिन्होंने अनाउंस ही नहीं किया, जैसे स्विट्जरलैंड है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि लॉकडाउन है, उन्होंने कहा ये आपको एहतियात करना होगी। तो जिन्होंने एहतियात की है, जिन मुल्कों ने, जिन अवाम ने अपने लिए, मैं उन लोगों को कहूँगा जो मेरी बात सुन रहे हैं, कम अज़ कम मैं इस हवाले से बड़ा क्लियर हूँ, मैं वाकई वो बात नहीं कहता जिस पर अमल ना करूँ। मैं मुकम्मल आइसोलेशन में हूँ, बराए नाम बाहर जाता हूँ मैं अपने घर से हफ्ते में एक दफ़ा, इसलिए कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी होगी, जहान होगा, तो फिर सब कुछ होगा। तो इसलिए ये सिर्फ काम हुकूमत का, हुक्मरानों का नहीं कि हमारी वो किस्मत बदल देंगे। जैसे पाकिस्तानियों ने डुअल नेशनलिटी पे ये समझ लिया, सुबहान अल्लाह जी, अर्दोआन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, 22 करोड़ को पासपोर्ट मिलने लगा। नलायक होने लाने ने 22 करोड़, वेले बातें करते हैं हम। डुअल नेशनलिटी का मतलब है कि जैसे एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तानी पासपोर्ट रख सकता है, लबनान में अगर आपकी कोई हकूक मिलते हैं तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं रख सकते, इसी तरह तुर्की में नहीं रख सकता। हम लोग ये तवाहम परस्ती की साइकोलॉजिकल कई उसकी शक्लें हैं। हम चूँकि मसीहाओं का, मोजज़ों का, गैब का और पता नहीं अजीब व गरीब ये क्या कहते हैं, तवाहम परस्ती के नुस्खे हैं हमारे पास, तावीज़ गंडे हैं, शिरक करते हैं, और शिरक इस्लाम में सबसे ख़तरनाक है। तो मैंने आपके साथ ऐसी चंद बातें शेयर की जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की अवामी तारीख से था। मैं यहाँ पर आपको एक आज सुनाना चाहूँगा ऐसा गीत जो इकबाल बानो ने गाया। इकबाल बानो जैसा तो कोई नहीं गा सकता, बहुत बड़ी गुलकारा थे, लेकिन इकबाल बानो लाजिम है, हम देखेंगे 1987 से पहले भी गाती थी, लेकिन पॉपुलर क्यों हुआ? पॉपुलर उस नारे की वजह पर हुआ जब 1987 में फैज़ मेला हो रहा था। तो उस फैज़ मेले में एक सेशन अलहमरा में था, ओपन एयर थिएटर में नहीं, अलहमरा में गज़ल का सेशन। अच्छा, हम सारे लोग जेलों से छूटे, पीपल्स पार्टी MRD वाले वहाँ थे। ये मैंने आगे बात 3 साल पहले भी बताई थी, वीडियो भी रिलीज़ की थी। तो जब उन्होंने कहा हम देखेंगे जब तख्त उड़ाए जाएंगे, तो मैंने नारा लगाया, तो मुझे साथ बैठी ख़वातीन ने कहा गज़ल की महफ़िल है, आप नारे लगा रहे हैं। मैंने उनको डांटा, टोए चुप करो। तो हमने नारा लगाया, मेरे नारे को सारे हाल में बैठे सियासी लोगों ने जवाब दिया, गज़ल सुनने वालों ने नहीं, जो ख़ास बुर्जुआजी थी। और पहले इकबाल वालों ने नहीं समझी, पहले उसको समझा उस तबले वाले ने। अगर आप उसको देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तबले वाले को फॉलो किया गुलकारा इकबाल बानो ने। फिर ये गीत बना इनकलाबियों का। मैंने अरुंधति राय का एक इंटरव्यू पढ़ा 5-7 साल पहले कि जो नक्सल बाड़ी मोस्ट लेफ्टिस्ट हैं इंडिया के, वो जंगलों में ये गीत गाते हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में ये गीत, अभी जो तुलबा तहरीक चल रही थी, कोरोना की वजह से मुतासर हुई, उसमें भी यही गीत चलता है इकबाल बानो का। इसको हर किसी ने उसी सुर में गाया, हत्ता कि हमारे भाई ISPR वालों ने भी गवाया जनाब राहत फ़तेह अली ख़ान से, उसी धुन में जो इकबाल बानो की धुन थी। लेकिन हमने इसको नए सिरे से गिनवाया। अभी जब फैज़ मेला हुआ तो मैंने जो नाशाद थे पाकिस्तान के बहुत बड़े मौसीकार, उनके बेटे हैं अमीर अली नशाद, उनको कहा कि इसको दोबारा गाएं। ये ऑफिशियली हमारा गीत है, यानी कि राइट्स, लेकिन हम इसको पब्लिक कर दिया हुआ है। तो हमने नई जिद्दत पर यकीन रखते हैं। तो मैं आपको ये सुनाता हूँ नए अंदाज में, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जब जुल्म सितम पे लोहे तरह रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती
धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब टूटवाए जाएंगे हम अहले सफा मरबूते हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे सब ताज उछाले जाएंगे सब तख्त गिराए जाएंगे हम देखेंगे। ये आप सुन सकते हैं YouTube पे जाएं, गोविंदी मीडिया नेटवर्क पे अमीर अली नशाद का ये गाया हुआ गीत वहाँ है। इसका इंस्ट्रूमेंटल भी है, इसको रिंगटोन बनाएं। इस गीत को नए अंदाज में गाया था अमीर अली नशाद ने। आप सुने, शुक्रिया और खुदा हाफिज। बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी जो नाजिर भी है मंजर भी उठेगा ललहत का नारा